हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वैष्णवी फ्री एजुकेशन क्लासेस। फ्रेंड्स, जैसा आप लोग देख रहे हैं कि यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम आपका 17 और 18 फरवरी में है और उसी के लिए हमने आज संपूर्ण इतिहास स्टार्ट किया है। ठीक है, तो इसमें हम 1991 से लेकर 2019 तक के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं और उसमें इतिहास से संबंधित जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, चाहे वो एसआई में हुए हों या कांस्टेबल में हुए हों या कंप्यूटर ऑपरेटर में हुए हों, मतलब पुलिस विभाग में जितने भी एग्ज़ाम में अभी तक क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, सभी हमने यहाँ पर इंक्लूड किया हुआ है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करने से पहले बोलेंगे कि एक वीडियो हमने पहले पढ़ाई हुई है संपूर्ण हिंदी साहित्य की। अगर आपने हिंदी साहित्य नहीं देखा है तो जाएंगे, अभी 2 से 3 दिन की ही पहली क्लास में देखेंगे तो वहां आपको पूरी संपूर्ण हिंदी साहित्य की वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर करने की कोशिश की गई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो एग्ज़ाम होने वाला है ना आपका कांस्टेबल का, यहीं से क्वेश्चन डायरेक्टली देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं एग्ज़ाम जो है पैटर्न को अपना दोहराता है और क्वेश्चन भी कहीं ना कहीं दोहराए जाते हैं। तो आपको मालूम चल जाएगा कि एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, भीतरी स्तंभ शिलालेख गुप्त साम्राज्य के शासनकाल के समय की जो शासक डैश से संबंधित है। पूछा गया है भीतरी स्तंभ शिलालेख का संबंध किस शासक से मिलता है। आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, स्कंदगुप्त से मिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कालिदास के मालविकाग्निमित्रम का नायक अग्निमित्र डैश का पुत्र था। बताइए अग्निमित्र जो है वो किसका पुत्र था। तो याद रखना है ऑप्शन ए हो जाएगा, ये पुष्यमित्र का पुत्र था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को हिंदू दर्शन की सांख्य पद्धति के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। सांख्य की बात हो रही है, बताइए। आंसर होगा सांख्य की बात हो रही है, ऑप्शन डी हो जाएगा, ये है कपिल ऋषि। ठीक है, अगर न्याय दर्शन की बात करेंगे तो गौतम हो जाएंगे। पतंजलि को योग दर्शन के लिए जाना जाता है, तो इस तरह से आपको याद रखना है। आगे नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता में गढ़ी जगह किस चीज के लिए जानी जाती थी। बताइए, हड़प्पा सभ्यता में दो मतलब जो नगर थे वो दो टाइप से बटे हुए थे। पहला आपका दुर्ग होता था, ठीक है, और दूसरा एक सामान्य नगर होता था। ठीक है, और जो दुर्ग होता था इसी को हम गढ़ी बोलते थे। ठीक है, और दुर्ग या गढ़ी में कौन रहता था, जो वहां के मतलब उच्च वर्ग के लोग होते थे वो दुर्ग या गढ़ी में रहते थे, और जो सामान्य वर्ग के लोग थे, मतलब जैसे नगरवासी होते हैं, मतलब आम जनता जो रहती थी वो नगरों में रहती थी। तो इस तरह से गढ़ी कहाँ पे, यहाँ पर उच्च वर्ग के लोग बसते थे। आगे नेक्स्ट है, वैदिक काल में निम्नलिखित में से किस अनाज के लिए व्रीहि का यूज होता था। बताइए, व्रीहि की बात हो रही है, और जब व्रीहि की बात होती है इसको हम क्या बोलते हैं, चावल बोलते हैं। ठीक है, गेहूं गोधूम हो जाता है, और जौ को क्या बोलते हैं, अभी देखिए आता है, ये लिखा हुआ है, यौ को जौ बोलते हैं, माड़ को उड़द, मुदक को मूंग, गोधूम को गेहूं कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान है जो बुद्ध वंश के शासकों के द्वारा शासित था। बताइए, बुद्ध वंश के शासकों के द्वारा शासित कौन सा जगह है, तो ये होगी आपकी ऑप्शन ए, ये है कपिलवस्तु। ठीक है, यहीं के ये राजा थे। ठीक है, आगे नेक्स्ट है, सोम ऋग्वेद युग के नर देवता किसके देवता थे। सोम को कौन सा देवता माना जाता है। बताइए, तो याद रखना है इनको हम पौधों का देवता कहते हैं। किसका, सोम को हम पौधों का देवता बोलते हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट है, अन्हिलवाड़ किस राजवंश की राजधानी थी। बताइए, अन्हिलवाड़ जो है ये किस राजवंश की राजधानी थी, तो याद रखना है ये सोलंकी वंश की राजधानी थी। अन्हिलवाड़ किसकी थी, सोलंकी वंश की राजधानी थी। ठीक है, इसको भी देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, हो सकता है इधर से इस बार पूछ ले। तो राष्ट्रकूट वंश की मान्यखेत थी। ठीक है, मित्राका, वल्लभी, पाल, मुंगेर, सोलंकी, अन्हिलवाड़। तो ये आपको याद रखना है, हो सकता है अन्हिलवाड़ पूछा जा चुका है तो बाकी अब आपसे पूछ लिया जाए। तो राष्ट्रकूट, मान्यखेट वंश की, मित्राका, वल्लभी,
पाल, मुंगेर, सोलंकी, अन्हिलवाड़। आगे, कान्यकुब्ज किस भारतीय शहर का प्राचीन नाम है? बताइए। तो सभी को पता है इत्र नगरी को ही हम कन्नौज या कान्यकुब्ज बोलते हैं। ठीक है, इसी को हम महोदय भी बोलते हैं। निम्न में से किस वास्तुकार ने राजा बिंबिसार के महल को बनाया था? बताइए, बिंबिसार के महल को किसने बनाया था? तो इसको बनाया था महागोविंद ने। बिंबिसार के महल को किसने बनाया था? महागोविंद ने बनाया था। ठीक है, आगे, प्राचीन समुद्री बंदरगाह जिसे हम मुजरिस बोलते हैं, ये किस भारतीय राज्य में स्थित था? मुजरिस की बात हो रही है, ये कहां पर था? समुद्री बंदरगाह है और ये केरल में था, जिसका नाम मुजरिस था। ठीक है, आगे, एक पौराणिक कथा के अनुसार किस देवता ने दशाश्वमेध घाट पर किए जाने वाले दशाश्वमेध यज्ञ के दौरान 10 घोड़ों की बलि चढ़ा दी थी? बहुत इंपॉर्टेंट है, बताइए। तो ये कौन थे? भगवान ब्रह्मा थे। कौन थे? भगवान ब्रह्मा थे। आगे, नेक्स्ट पे चलते हैं। मौर्य राजवंश की स्थापना मगध में हुई थी, जो वर्तमान में कहां पड़ता है? मगध पूछा है, वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो सभी को मालूम होना चाहिए, जो अपना बिहार है ना, उसी को हम क्या कहते हैं? मगध बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार महाकाव्य रामायण में भगवान श्री राम अयोध्या के शासक थे, जो कि किसकी राजधानी थी? कुल मिला के पूछा है, अयोध्या किसकी राजधानी थी? बताइए। तो याद रखना है, ये होगा आपका कौशल। किसकी? कौशल की राजधानी अयोध्या थी। ठीक है, आगे, चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम क्या है? बताइए। मेन चीज यहीं पे दे दी है, चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम पूछ लिया है और आंसर होगा आपका बिंदुसार हो जाएगा। ठीक है, आगे, नेक्स्ट है, वैदिक सभ्यता कौन सी नदी के तट पर स्थित होती है? बताइए। वैदिक सभ्यता पूछी है, हड़प्पा सभ्यता होगी तो आपकी रावी नदी हो जाएगी, मोहनजोदड़ो होगी तो सिंधु नदी हो जाएगी, और अब यहाँ वैदिक पूछी है तो ये आपकी सरस्वती नदी हो जाएगी। ठीक है, आगे, भारत में पहले कवि के रूप में किसे माना जाता है? पहला कवि पूछा है, किसको माना जाता है? तो जिसने रामायण की रचना की है उसी को हम पहला कवि मानेंगे, वाल्मीकि जी। आगे, नेक्स्ट है, गच्छा नामक संगठन है, ये कौन से धर्म से संबंधित है? गच्छा नामक संगठन कौन से धर्म से संबंधित है? तो ये जैन धर्म से संबंधित है। आगे, नेक्स्ट पे चलते हैं। तीसरी बौद्ध परिषद किस शहर में आयोजित होती है? तीसरी बौद्ध संगीति पूछी गई है, कहां पर? तो ये आपके पाटलिपुत्र में होती है। ठीक है, आगे, मौर्य राजवंश का अंतिम शासक पूछा है। जो मौर्य राजवंश है उसका संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। लेकिन यहाँ अंतिम शासक पूछा है तो ये हो जाएगा आपका क्या? वृहद्रथ आपका लास्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। प्राचीन भारत में जमदाग्नि ऋषि का आश्रम जमानिया में था, जो कि वर्तमान उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में पड़ता है? कुल मिलाकर जमानिया जगह पूछी गई है, ये कहां पर है? तो याद रखना है, जमानिया की बात होगी और ये गाजीपुर में है। ठीक है, कहां पर है ये? गाजीपुर। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, पाल राजवंश के सबसे प्रथम राजा पूछे गए हैं। सर्वप्रथम राजा कौन सा था पाल वंश का? बताइए। तो पाल वंश का जो संस्थापक था वो गोपाल था, तो पहला राजा यही कहला जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट पर पूछा जा रहा है, किसने मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र की थी? बताइए। मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र कर दी थी, कौन था वो शासक? अजात शत्रु जो था ना, वो राजगृह से पाटलिपुत्र इसने अपनी राजधानी कर दी थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। तो पूछा जा रहा है, वह इतालवी यात्री जिसने विजयनगर साम्राज्य का अत्यंत प्रशंसात्मक विस्तृत वर्णन किया है। कुल मिलाकर विजयनगर साम्राज्य में कौन सा शासक आता है ये बताना है आपको। बताइए। आंसर होगा निकोलो कोंटी आता है यहाँ पर यात्री, और यहाँ पर ये इसकी प्रशंसा करता है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। हर्षवर्धन की राजधानी कौन सी थी? राजधानी पूछी है तो ये कन्नौज थी। कौन सी राजधानी थी हर्षवर्धन की? कन्नौज थी। और ये हर 5 वर्ष में मतलब प्रयागराज में कुंभ का आयोजन किया करता था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? बताइए।
उपदेश की बात हो रही है और ये सारनाथ वाराणसी में दिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिया है जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन है? 23वें तीर्थंकर की बात हो रही है और ऑप्शन सी हो जाएगा पार्श्वनाथ थे। ऋषभदेव इसके संस्थापक थे, पहले नंबर के थे। महावीर स्वामी 24वें नंबर के थे, याद रखना है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है मगध साम्राज्य का अंतिम शासक कौन है? बताइए, मगध साम्राज्य का अंतिम शासक पूछा है। आंसर होगा आपका ऑप्शन डी कालाशोक जो है ये आपके मगध साम्राज्य का इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग कालाशोक हो जाएगा। ठीक है, और वैसे अगर देखें तो घनानंद होगा। ठीक है, मगध का जो लास्ट शासक है ना वो घनानंद है, लेकिन ऑप्शन में नहीं दिया है, इसलिए ये कालाशोक आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे, आर्यभट्ट कौन था? चिकित्सक, चित्रकार, खगोलवेत्ता, वैज्ञानिक। तो आर्यभट्ट ने जीरो की खोज की थी और ये खगोलवेत्ता थे। कौन? खगोलवेत्ता थे। आगे नेक्स्ट है सांची का स्तूप का निर्माण किसने करवाया है? तो सांची का स्तूप ये अशोक ने करवाया है। ठीक है, आगे मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। ठीक है, श्वेतांबर और दिगंबर जो है ये जैन धर्म से संबंधित है और यही पूछा गया है, ऑप्शन बी होगा जैन मैथ। आगे नेक्स्ट दिया है जातक कथा का मतलब क्या होता है? तो देखिए गौतम बुद्ध के जो पूर्व जन्म की कथाएं हैं ना उसी को हम जातक कथा बोलते हैं, तो आपका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किस सिख गुरु ने सिख विवाह समारोह की शुरुआत आनंद कारज के साथ की थी? बताइए, आनंद कारज के साथ किसने शुरू की थी? तो आंसर जो होगा ना आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ये है गुरु अमरदास। इन्होंने आनंद कारज की स्टार्टिंग की थी जो कि एक तरह का सिख विवाह समारोह होता था। ठीक है, आगे गुरु अमरदास। नेक्स्ट है दूसरे चंद्रगुप्त के काल में किसने भारत का दौरा किया? कुल मिलाकर चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पे कौन आता है? तो सभी को पता है फाहियान आता है और इसकी एक ग्रंथ है जिसका नाम है फोयू की। क्या नाम है? फोयू की। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। सबसे प्राचीन भारतीय साहित्य वेद कौन सा है? मतलब कौन सा है? तो याद रखना है सबसे प्राचीन अगर वेद पूछता है तो ऋग्वेद है, और ऋग्वेद और कुल वेदों की संख्या पूछी है यहाँ पर तो 4 वेद हैं। आगे नेक्स्ट पे आते हैं। प्राचीन भारतीय संस्कृति और सभ्यता के प्रतीक निम्नलिखित शहरों में से किसके अवशेष पाकिस्तान में है? पाकिस्तान में कौन स्थित है? तो हड़प्पा भी है, मोहनजोदड़ो भी है। कालीबंगा राजस्थान में है तो ये नहीं होगा, तो ऑप्शन ए और बी वाला ये वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। आगे नेक्स्ट है पहली बार भारत के बाहर से आने वाले और भारत में बसने वाले कौन थे? बताइए, तो क्या होगा आंसर? सभी लोग बताइए। तो इसका आंसर होगा आर्य थे। ठीक है, आगे नेक्स्ट है वेदों में सबसे प्राचीन कौन है? तो ऋग्वेद है, अभी अभी पढ़ा है। 1028 सूक्त हैं और 10 मंडल है, और 10वें मंडल में क्या है? पुरुष सूक्त को दिखाया गया है। 9वां मंडल जो है उसमें सोमदेवता की बात होती है, और तीसरे मंडल में क्या है? अरे क्या बोलते हैं उसे? गायत्री मंत्र का उल्लेख है, और गायत्री मंत्र की रचना किसने की है? विश्वामित्र ने की है, याद रखना है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट है बुद्ध के जीवन की घटनाओं और उनसे संबंधित स्थलों को सुमेल करना है। लीजिए, इस तरह से आपका क्वेश्चन है, बताइए। तो गौतम बुद्ध से संबंधित पूछा है, तो देखिए जन्म इनका लुम्बिनी में ही होता है, ज्ञान बोधगया में होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। पहला उपदेश सारनाथ में कितने लोगों को? 5 लोगों को दिया था इन्होंने। ठीक है, और निर्वाण की प्राप्ति कुशीनगर में, तो ऑप्शन ए ही आपका राइट हो जाएगा। आगे सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? बताइए, तो ये लिया गया है मुंडकोपनिषद से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे पुराना हिंदू महाकाव्य कौन सा है? बताइए, सबसे पुराना हिंदू महाकाव्य पूछा गया है। आंसर होगा ये है रामायण, और इसको किसने लिखा है? महर्षि वाल्मीकि ने लिखा है। महाभारत की बात करेंगे तो वेद व्यास ने लिखी है। ठीक है, अष्टाध्यायी पाणिनि ने, और महाभाष्य किसने लिखा है? जल्दी से बताइए। पतंजलि ने महाभाष्य लिखा है। ठीक है, आगे भारत में मूर्ति पूजा प्रारंभ होने के लगभग कब से संकेत मिलते हैं? मूर्ति पूजा कब से स्टार्ट हुई है ये पूछा गया है आपसे। बताइए, मूर्ति पूजा की स्टार्टिंग हुई है आर्यों के ही काल से। ठीक है, आर्यों के ही काल से स्टार्ट हुई है।
आगे चलते हैं, निम्न में से उपनिषद किसकी व्याख्या करते हैं, बताइए। उपनिषद जो है ये किसकी व्याख्या करते हैं, याद रखना आर्यों के दर्शन और सिद्धांत की ये व्याख्या करते हैं। ठीक है, आगे कौन सी सामाजिक प्रथा है केवल ऋग्वैदिक काल की प्रतीक है, जो बताइए क्या होगा। ऋग्वैदिक काल से हमें क्या देखने को मिल रहा है, तो याद रखना है ये दहेज प्रथा जो है ना, जो चल रही है, ये हमें ऋग्वैदिक काल से ही देखने को मिलती है, दहेज प्रथा। ठीक है, सिंधु सभ्यता में किस चीज का निर्यात किया जाता था, तो वहां पर हमें कपास की चीजें मिली हैं, और कपास से ही क्या चीज बनती है, सूती वस्त्र, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, आगे सर्वप्रथम किसने चांदी के सिक्के चलवाए थे, चांदी के सिक्के किसने चलवाए थे सबसे पहले, तो मालूम है आपको चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य, जिनके टाइम पे कौन आता है, फाहियान आते हैं, जिन्होंने फोयुकी लिखी है ग्रंथ को, और इन्होंने चांदी के सिक्के चलवाए थे। और एक चीज और कि जो चंद्रगुप्त द्वितीय हैं, इन्होंने इनके ही सिक्कों पर गरुड़ देवता दिखाई दिए हैं। गरुड़ देवता किसके सिक्कों पे दिखाई दिए हैं, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के सिक्कों पर दिखाई दिए हैं, और इनके द्वारा जो चलाए गए स्वर्ण के सिक्के थे उनको दीनार कहते थे। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट गुप्त काल में, हाँ तो ये हो गया चांदी का। आगे नेक्स्ट पे आते हैं, गुप्त काल में बौद्ध धर्म की चित्रकारी का सबसे अच्छा नमूना हमें कहाँ से मिलता है, बताइए। गुप्त काल में बौद्ध धर्म की चित्रकारी का सबसे अच्छा नमूना, हाँ तो सभी को पता है, अरे सभी को पता है, क्या हो रहा है भाई, हाँ सभी को पता है ये अजंता चित्रकारी से मिलता है, और ये हमें महाराष्ट्र में है। अजंता में कितनी गुफाएं हैं, टोटल 30 गुफाएं हैं, याद रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। पूर्व वैदिक काल में समाज के विभाजन का जो आधार था, देखिए वैदिक काल जो है एक दो टाइप से बढ़ता है, एक पहला होता है ऋग्वैदिक काल, और दूसरा होता है देखो ऋग्वैदिक काल, और इसी को हम वैदिक काल भी बोलते हैं। ठीक है, दूसरा काल होता है उत्तर वैदिक काल। तो पहले जो ये जो पहला होता है आपका ऋग्वैदिक काल या वैदिक काल, इसमें जो है ना, इसमें क्या बता रहे थे हम, हाँ इसमें जो है इंद्र देवता को पूजा जाता है, और जो दूसरा है इसमें पतंजलि देवता को पूजा जाता है। इसमें जो आपके देवता आ जाते हैं, पतंजलि नहीं, प्रजापति, सॉरी उल्टा बोल दिया, प्रजापति देवता की यहाँ पूजा होती है। ठीक है, और अगर पूछे ऋग्वैदिक या वैदिक काल में कैसी व्यवस्था थी, कैसा समाज था, तो यहाँ पर हमें मतलब कर्म के आधार पे था कि जो जैसा कर्म करेगा वैसे ही उसका समाज डिसाइड हो जाएगा। लेकिन उत्तर वैदिक काल में क्या होता है कि जाति पर आधारित हो जाता है, कि जो जिस जाति में पैदा होगा वो उसी जाति का कहलाएगा। इस तरह से यहाँ पर वर्ण व्यवस्था बनी हुई थी। तो इसका आंसर क्या होगा, पूर्व वैदिक की बात हो रही है, तो यहाँ पर क्या मिलता है हमें, जन्म के आधार पर समाज का विभाजन मिलता है। आगे सॉरी जन्म का नहीं, पेशे के आधार पे, हमने बताया ना कर्म के आधार पे। आगे अगर उत्तर बोलता तो जन्म हो जाता, जन्म के आधार पे। आगे भारत में मूर्ति पूजा कब स्टार्ट होती है, मूर्ति पूजा कब स्टार्ट होती है, अभी अभी पढ़ा है, आर्यों के टाइम से ही हमें मूर्ति पूजा मिलती है। आगे सिंधु घाटी सभ्यता में समाज की प्रकृति कैसी थी, तो यहाँ हमें नगर मिले हैं, बड़े बड़े पक्के ईंटों के घर मिले हैं, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे अशोक महान के बारे में क्या सत्य नहीं है, अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था, बिल्कुल सही है। बौद्ध धर्म का प्रचार इन्होंने बिल्कुल सही बात है, इन्होंने क्या किया था, श्रीलंका भेजा था अपने पुत्र और पुत्री को, संघमित्रा और महेंद्र को इन्होंने कहाँ भेजा था, श्रीलंका भेजा था, और सोने की मूर्ति को गलाकर मुद्रा बनाई थी। अच्छा, इनके अभिलेखों की भाषा हिंदी है, ये नहीं है, हिंदी नहीं, ये भी सही है लेकिन हिंदी नहीं है। यहाँ पर जो हमें भाषा मिलती है वो देवनागरी भाषा मिलती है, ब्राह्मी भाषा मिलती है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति कैसी है, स्त्रियों की स्थिति पूछी है वेदों के टाइम पे। तो देखिए जब वेद स्टार्ट होते हैं ना, वेद पढ़ना स्टार्ट होता है वहीं से, कहाँ से, पूर्व वैदिक काल से, और यहाँ पर उच्च स्थिति मिलती है स्त्रियों की। ठीक है, गुरु माँ होती थी ना, वही चीज यहाँ पूछा है। आगे दिया है प्राचीन राजवंश विंध्याचल पर अपने प्रभुत्व के कारण विंध्य शक्ति के नाम से कौन जाना जाता था। कुल मिलाकर विंध्य शक्ति पूछी है, इसके नाम से कौन जाना जाता था, तो क्या होगा आंसर, आंसर हो जाएगा वाकाटक। इसको हम विंध्य शक्ति के नाम से जानते थे। ठीक है, इसका प्रभुत्व बहुत अच्छा था, इसलिए हम इसको विंध्य शक्ति के नाम से जानते थे, किसको, वाकाटक राजवंश को। आगे कौन सा राजा है जो चोल राजवंश से संबंधित नहीं है, विजयालय है, परांतक है, आदित्य है, अनंत वर्मन है। आंसर होगा अनंत वर्मन, जो संबंधित नहीं है, बाकी विजयालय चोल, परांतक चोल, आदित्य चोल ये सब चोल वंश से हैं।
आगे, 4 वेदों में सबसे प्रथम वेद कौन सा है? तो या प्रथम वेद बोल दे या प्राचीन वेद बोल दे, आंसर आपका ऋग्वेद हो जाएगा। आगे, नेक्स्ट है बुंदेलखंड पर निम्नलिखित में से किस राजपूत वंश ने शासन किया है? बुंदेलखंड की बात हो रही है और यहां पर हमने देखा है चंदेल शासकों ने किया है। ठीक है, आगे, त्रिपिटक किससे संबंधित है? तो त्रिपिटक की बात हो रही है और ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, आगे, जैन धर्म के संस्थापक पूछे हैं और जैन धर्म के संस्थापक होंगे ऋषभदेव। अगर जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक दे देगा तो आपका महावीर स्वामी हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे चलते हैं, अजंता गुफाओं का निर्माण काल पूछा जा रहा है और अजंता की जब बात होती है तो गुप्त काल इसका राइट आंसर हो जाता है। आगे, भारत की प्राचीन राजधानी कौन सी है? बताइए, भारत की प्राचीन राजधानी कौन सी है? तो ये जो थी ना, ये आपकी पाटलिपुत्र थी। क्या थी? पाटलिपुत्र थी, याद रखना है। ठीक है, और कन्नौज किसकी राजधानी थी? तो ये हर्षवर्धन की राजधानी थी, याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। दिया है, भारत में शंकराचार्य पीठ कहां पर नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, भारत में 4 शंकराचार्य पीठ हैं। पहली गुजरात में है, जिसको हम द्वारिका के नाम से जानते हैं। दूसरी पुरी में है, जिसको हम मतलब उड़ीसा में पुरी है। ठीक है, तीसरा है उत्तराखंड में बद्रीनाथ है और द्वारिका भी देख लिया, मथुरा नहीं है। और चौथा कौन सा है, यहां हम देख लेंगे कौन सा है। चौथा है आपका कर्नाटक में श्रृंगेरी। इस तरह से 4 विद्यापीठ हैं, आपको ये चीज याद रखनी है। ठीक है, आगे, गायत्री मंत्र का हमें वर्णन कहाँ मिलता है? तो तीसरे मंडल में मिलता है और ये मंडल कहाँ है? ऋग्वेद में है। ठीक है, आगे, प्रसिद्ध ग्रंथ रामायण के रचयिता तो कहाँ है ये? वाल्मीकि हो जाएगा। आगे, कौटिल्य का अर्थशास्त्र मौर्य प्रणाली के किस क्षेत्र का वर्णन करता है? तो कौटिल्य का जो है वो राजनीति का अर्थशास्त्र है और एडम स्मिथ का जो है वो पैसे रुपयों से संबंधित है। तो यहाँ कौटिल्य का पूछा है, तो ये एक तरह की राजनीति, और राजनीति जहां होती है उसी में प्रशासन चलता है, तो आपका बी हो जाएगा आंसर। आगे, निम्नलिखित में से भारतीय नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन किसको कहते हैं? सभी को पता है, समुद्रगुप्त को बोलते हैं। ठीक है, आगे, अब यहां से स्टार्ट हो जाता है मध्यकालीन इतिहास। यहां से देखते हैं, तो दिया है, यमुना नदी के तट पर दीन पनाह भवन जो है ये एक पुस्तकालय था। इसकी नींव किसने रखी थी? बताइए। तो इसको रखा था हुमायूं ने और लास्ट में इसी भवन से लुढ़क कर इनकी मृत्यु भी हो जाती है। ठीक है, और फिर पता नहीं कौन थे, हमें दिमाग में नहीं आ रहा है, उन्होंने कहा भी था कि हुमायूं जिंदगी भर लड़खड़ाता रहा और लास्ट में लड़खड़ाते हुए ही इनकी मृत्यु हो जाती है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट पर पूछा है, किस मकबरे को अहमदाबाद का एक्रोपोलिस बोलते हैं? बताइए, अहमदाबाद का एक्रोपोलिस किसको बोलते हैं? सभी बताएंगे, तो आंसर होगा आपका सरखेज रोजा को। सरखेज रोजा मकबरा को अहमदाबाद का एक्रोपोलिस बोलते हैं। सरखेज रोजा को अहमदाबाद का एक्रोपोलिस कहते हैं। आगे, होयलेश्वर मंदिर कहाँ है? कर्नाटक में है, लेकिन ये कहाँ पर स्थित है? बताइए। तो याद रखना है, होयलेश्वर और हेलेबडू। ठीक है, ये कर्नाटक में है, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, छत्रपति शिवाजी किस मराठा घराने से संबंधित हैं? शिवाजी का घराना पूछ लिया है और ये किस घराने से हैं? तो याद रखना है, ये भोसले घराने से हैं। किससे? भोसले घराने से हैं शिवाजी। आगे, वह पहला मुगल शासक कौन था जिसने अपने सैन्य विजय अभियान में तुगलकमा नहीं दी? बहुत इंपॉर्टेंट है, तुलगमा नीति जो है ये किसने स्टार्ट की थी? तो ये बाबर ने स्टार्ट की थी, याद रखना है। इसका प्रयोग किया था कुल मिलाकर 1526 के जो युद्ध हुए थे ना उसमें। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारत का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने तो स्टार्ट किया था, लेकिन अंतिम जो खत्म किया था उसको इल्तुतमिश ने किया था? तो ऐसी कौन सी चीज है? सभी जानते हैं, कुतुब मीनार है। ठीक है, आगे, और लास्ट में इसकी मरम्मत भी फिरोज शाह तुगलक करवाते हैं, सभी जानते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिया है, निम्न में से अकबर के दरबार के मुख्य चित्रकार कौन है? अकबर की बात हो रही है और अकबर के टाइम पे हमें देखने को मिलता है दसवंत। ठीक है, कौन? दसवंत। आगे, नेक्स्ट है, जौनपुर के शर्की शासक हैं सुल्तान हुसैन सरकी। एक महान संगीतकार थे और उन्होंने डैश के तर्ज पर बड़ा ख्याल विकसित किया। बहुत इंपॉर्टेंट है और सिंपल भी है, तो ठुमरी ख्याल याद रखना है। ठीक है, आगे, नेक्स्ट है, 17वीं शताब्दी के दौरान अब्राहम आदिल शाह द्वितीय के द्वारा लिखी गई कौन सी
इन्हीं दोनों में बता दीजिए, इन्हीं में आंसर है। इब्राहिम आदिल शाह सेकंड के द्वारा लिखी गई पुस्तक पूछी गई है, बताइए। आंसर होगा किताब ए नवरश। इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। आगे यहां पर हाँ ये जो दिए हैं ना इनको देख लीजिए। गीत गोविंद जयदेव ने लिखी है। बादशाहनामा, बादशाहनामा किसने लिखी है? तो ये हमीद लाहौरी ने। किताब ए नौरस अभी देखा है, इब्राहिम आदिल शाह दुती ने। और मुंतखब उल तवारीज ये अब्दुल कादिर बदायूनी ने। ठीक है, आगे बताना है निम्न मुगलों में से उसके साम्राज्य का संस्थापक कौन था, बताइए। आंसर होगा बाबर था। ठीक है, आगे नेक्स्ट है मुगल काल में भूमि की माप की प्रथा कौन से शासक ने स्टार्ट की थी? भूमि को नापने की प्रथा, बताइए क्या होगा आंसर। ये स्टार्ट की थी शेर शाह ने। इसी ने जीटी रोड का स्टार्टिंग की थी, ग्रांड ट्रंक रोड बोलते हैं जिसे। ठीक है, और नापने और क्या बोलते हैं उसे, गज ऐसे कुछ बोलते हैं ना। देखिए ये दिया है सिकंदरी गज बोलते हैं। ठीक है, ये 32 अंक का होता था, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो सिकंदरी गज कितने अंक का? 32 अंक का होता था। और इसी को हम मतलब और सन की डंडी का इसने भी प्रयोग किया था। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट है शेर शाह ने जीटी रोड किसको जोड़ने के लिए बनवाई थी? तो एक चीज याद रखिएगा, शेर शाह की मकबरा कहाँ है शेर शाह का? तो सासाराम बिहार में है। और वहीं से इसने स्टार्ट किया था आगरा के लिए। कहाँ से? सासाराम से आगरा को जोड़ने के लिए। ऐसे आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, आगे हल्दी घाटी का युद्ध पूछा है, तो कब होता है? 1576 में होता है। 1526 में कौन सा होता है? पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। आगे भारत में रुपये का जो सिक्का है वो सबसे पहले किसके द्वारा चलवाया गया था? बताइए। रुपये का सिक्का जो है वो सबसे पहले इल्तुतमिश ने चलवाया था, याद रखना है। किसने? सॉरी, इल्तुतमिश ने नहीं, इल्तुतमिश ने अभी और जो चलवाए हैं ना वो बताएंगे हम अभी आगे। तो ये शेरशाह सूरी ने चलवाया था। ठीक है, रुपए का जो सिक्का था ना वो शेरशाह सूरी ने चलवाया था। ठीक है, आगे वो जो इल्तुतमिश ने चलवाए हैं ना वो क्या बोलते हैं, चांदी का टका और तांबे का जीतल ये चलवाया था इल्तुतमिश ने। और रुपए का जो सिक्का चलवाया था वो शेरशाह सूरी ने चलवाया था। ये दोनों में अंतर याद रखिएगा। ठीक है, इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है क्योंकि दिया है इन गुरु ने सिख समुदाय का एक अभिन्न अंग लंगर को बनाया है। लंगर की बात बहुत इंपॉर्टेंट है और लंगर हमेशा अमर रहेगा, वो हमेशा चलता रहेगा, ऐसे याद कर लीजिए, अमरदास। ठीक है, आगे विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा कौन सी खदान से मिला है? तो सभी जानते हैं गोलकुंडा से मिला है। आगे भारतीय इतिहास की कौन सी घटना है जो 1526 से संबंधित है? सभी जानते हैं पानीपत का प्रथम युद्ध। ठीक है, आगे नेक्स्ट है किस तुर्की सुल्तान के द्वारा खून रक्त और लौह की नीति पूछी गई है? रक्त और लौह की नीति ये किसने स्टार्ट की थी? बलबन ने। और इसी को हम क्या बोलते हैं? नौरोज का जो त्योहार है ना वो भी इसी ने स्टार्ट किया था। और कौन सी चीज स्टार्ट की थी? सिजदा और पैबोस प्रथा इसी ने स्टार्ट की थी। ये चीजें याद रखिएगा। ठीक है, आगे किस शासक के द्वारा टका और जीतल नाम के सिक्के चलवाए गए? आ गया क्वेश्चन, अभी अभी जस्ट जो पढ़ा है। टका होता था, टका चांदी का होता था, याद रखना, चांदी का टका और तांबे का जीतल किसने स्टार्ट करवाया? इल्तुतमिश ने। और सबसे पहले रुपये का सिक्का किसने स्टार्ट किया? शेरशाह ने। दोनों चीजें याद रखिए, बहुत पूछी जाती है घुमा फिरा के, कंफ्यूजन भी दम से होती है। अच्छा बताओ, अभी अभी ऊपर हम पढ़ के आए हैं किसके सिक्कों में गरुण का हमें अंकन मिला है? पता है किसी को? अभी अभी जस्ट पढ़ के आए हैं ऊपर, याद रखना है। ये हमें मिला है चंद्रगुप्त द्वितीय के सिक्कों पर। ठीक है, और मोहम्मद गौरी के जो सिक्के थे ना उसमें हमें लक्ष्मी जी के मतलब अंकन मिलता है। जो मोहम्मद गौरी के सिक्के चलवाए थे उसने अपने सिक्कों में लक्ष्मी जी का अंकन किया है, याद रखना है। और वो सिक्के ऐसे सिक्के किसने चलवाए थे जिसमें सरस्वती जी बनी हुई है वीणा लिए, वो किसमें है? तो वो हमें दिखाया गया है समुद्रगुप्त के सिक्कों में। तो क्वेश्चन जो सिक्कों से बनते हैं ना बहुत पूछे जाते हैं, घूम घूम के पूछे जाते हैं, तो याद रखना है जितने हमने बताए हैं। ठीक है, आगे है सिक्कों के सैन्य संप्रदाय खालसा का प्रवर्तन। खालसा पंथ की स्थापना किसने की है? तो याद रखना है गोविंद सिंह ने, गुरु गोविंद सिंह, जो कि 10वें
10वें गुरु थे और इनके बाद गुरुओं की जो प्रथा थी वो समाप्त हो जाती है और इसके बाद जो स्टार्ट होता है वो मतलब जो ये मतलब संप्रदाय होता है, ये सिख संप्रदाय किसके हाथों में चला जाता है? बंदा बहादुर के हाथ में चला जाता है। ठीक है, याद रखना है। आगे चलते हैं। पूछा गया है भारत का अंतिम मुगल बादशाह कौन है? तो कौन है? बहादुर शाह द्वितीय होगा। ठीक है, इसी ने 1857 की क्रांति में भाग भी लिया था। ठीक है, आगे कुतुब मीनार का निर्माण पूरा किसने करवाया? पूर्व की बात हो रही है तो इल्तुतमिश ने। इसी ने क्या किया था? चांदी का टका और तांबे का जीतल स्टार्ट किया था। ठीक है, बार बार बोलेंगे ना तो याद हो जाएगा। चलिए आगे। प्रसिद्ध इमारत है जामा मस्जिद, ये कहाँ है? देखिए जामा मस्जिद जो है एक दिल्ली में है, याद रखना है। इसको किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था। और एक और है आगरा में, तो इसको औरंगजेब ने बनवाया था। दोनों ही याद रखना है। ठीक है, आगे। पानीपत का तीसरा युद्ध है जिसके बीच में लड़ा जाता है, बताइए। देखिए पानीपत के 3 युद्ध होते हैं। 1526 में बाबर और कौन था वो? लोदी था, क्या नाम था उसका पूरा? इब्राहिम लोदी नाम था शायद। ठीक है, इन दोनों की लड़ाई होती है। फिर आता है 1556 में होता है दूसरा युद्ध। इसमें कौन कौन लड़ता है? इसमें लड़ते हैं आपके अकबर की तरफ से अबुल फजल लड़ता है और साथ में और क्या नाम था उसका? हेमू। इन दोनों की लड़ाई होती है। ठीक है, फिर आता है आपका 1761 में तीसरा युद्ध होता है। इसमें हमें अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में होता है। इस तरह से तीनों युद्ध होते हैं, तीनों याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। 1658 में बहादुरपुर के युद्ध में शाहजहां के दूसरे बेटे शाह सुजा को शाहजहां के पोते किसने हरा दिया था? बताइए। आंसर याद रखना है, सुलेमान शिकोह ने शाह सुजा को पटक दिया था। ऐसे याद कर लीजिए, किसने? सुलेमान ने किसको पटका है? शाह सुजा को पटक दिया है। ठीक है, आगे। अब यहां से स्टार्ट होता है आधुनिक इतिहास। अब यहां से बहुत अच्छे से पढ़ लेना क्योंकि यहां से बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट है कलकत्ता मदरसा। भारत में राज्य संचालित शैक्षिक संस्थान किसके द्वारा स्थापित किया जाता है? कलकत्ता मदरसा की स्थापना कब होती है? 1781 में होती है, याद रखना है। और करने वाले कौन है? तो इस टाइम पे कौन थे? अपने लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स थे। ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं। इनमें से कौन सी रचना है जो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा संगीतबद्ध नहीं की गई है? एकला चरोले, फिर है आमार सोनार बांग्ला, जित जेठा भय शून्य, कदम कदम बढ़ाए जा। क्या होगा आंसर? आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, ये नहीं है बाकी सब है। एकला चरोले, फिर है आमार सोनार बांग्ला, जित जेठा भय शून्य, ये सभी किसकी हैं? सभी रविन्द्रनाथ टैगोर के हैं। तो यहां तक क्लियर हो गया होगा बहुत अच्छे से। देखिए क्लास पसंद आ रही हो ना तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है। हम आपसे कुछ नहीं बोलेंगे, आपको खुद से जो भी अच्छा लग रहा हो इस चैनल में, मतलब हमारे द्वारा पढ़ाया गया जो भी अच्छा लग रहा हो आज की इस वीडियो में, आपको नीचे कमेंट बॉक्स पे बताना जरूर है कि मैम जो आपने पढ़ाया है सच में बहुत मजेदार है और बहुत जल्दी जल्दी हमें याद हो गया है। ठीक है, और ऐसी ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स पे जरूर बता दीजिएगा कि कैसी आपको वीडियो लगी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। पूछा गया है एक अखिल इस्लामी आंदोलन तहरीक ए रेशमी रूमाल, ये किस आंदोलन से संबंधित है? बताइए। एक अखिल इस्लामी आंदोलन तहरीक ए रेशमी रूमाल, तो रेशमी रूमाल ट्रिक बना लीजिए, देवबंद आंदोलन से संबंधित है। ठीक है, आगे। महाभारत का अंग्रेजी में अनुवाद जो किया है वो करने वाले भारतीय कौन है? बताइए। महाभारत की बात हो रही है, महाभारत की अंग्रेजी में अनुवाद जो किया है वो किसने किया है? याद रखना है, किशोरी मोहन गांगुली ने किया है। किसका? महाभारत में इंग्लिश का अनुवाद जो किया है, महाभारत का इंग्लिश में अनुवाद किया है वो किसने किया है? किशोरी मोहन गांगुली ने। आगे। 17वीं शताब्दी में किस सिख गुरु ने दारा शिकोह को पनाह दी थी? बताइए। दादाजी को पनाह कौन दे रहे हैं? तो याद रखना है, गुरु हर राय। मतलब ये हर किसी को पनाह दे देते हैं, ऐसे आप लोग याद कर लीजिए। दारा शिकोह को पनाह दी किसने? गुरु हर राय ने दी थी। ठीक है, याद रखना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। दिया है निम्नलिखित राष्ट्रवादियों में से कौन सा युगांतर पार्टी का सदस्य नहीं था जो 1906 में शुरू हुई थी? बताइए। युगांतर पार्टी का सदस्य नहीं है जो 1906 में युगांतर पार्टी बनती है।
हाँ, आंसर याद रखिएगा, दादा भाई नौरोजी नहीं है इधर पे, बाकी सभी मिल जाएंगे। आगे 1946 में निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में एक महत्वपूर्ण किसान आंदोलन तेभागा आंदोलन होता है? तो तेभागा आंदोलन कहाँ होता है? बंगाल में होता है, याद रखना। ठीक है, 46 के लगभग। आगे चलते हैं, दिया है यूनाइटेड किंगडम कैबिनेट मिशन 1946 के सदस्य कौन थे? बताइए। ऑप्शन है आपके सामने, सभी सभी को बताना है एक साथ। ठीक है, हाँ चलिए आंसर की बात करेंगे। देखिए, लॉरेंस भी थे, क्रिप्स भी थे, अलेक्जेंडर भी थे, और पैथिक लॉरेंस जो थे ना, ये अध्यक्ष थे, याद रखिएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस दिन खिलाफत दिवस मनाया जाता है? बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, लगा लीजिए। तो 17 अक्टूबर 1919 को हम क्या मनाते हैं? खिलाफत दिवस मनाया गया था। कब? 1919 में, जलियांवाला बाग के टाइम पे। ठीक है, आगे चलते हैं। इंडियन नेशनल आर्मी INA मुकदमे जो डैश के रूप में भी लोकप्रिय है। देखिए, इंडियन नेशनल आर्मी मुकदमा जो है ये किस नाम से फेमस है? तो याद रखना, लाल किले मुकदमे के नाम से ये बहुत फेमस है। ठीक है, आगे नेक्स्ट है, अधिकृत रूप से स्वतंत्रता की घोषणा करते हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कौन सी तारीख को स्वतंत्रता दिवस घोषित किया था? बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तो याद रखिएगा 26 जनवरी 1930 को घोषणा कर दी गई थी। अब हम हर साल स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे और मनाते भी रहे, लेकिन जब एक्चुअल में भारत आजाद हो गया 15 अगस्त 1947 में, तो आजादी की डेट वो फिक्स हो गई। अब जो ये डेट बची थी 26 जनवरी वाली, अब उसको भी ऐतिहासिक दिन तो था ही हमारा, क्योंकि बहुत दिन से मनाते हुए चले आ रहे थे। तो क्या हुआ बाद में कि जब हमारा मतलब ये 26 नवंबर 1949 को जब हमारा ये कंप्लीट बन के तैयार हो जाता है संविधान, तो क्या निर्णय लिया जाता है कि इसको 26 जनवरी 1950 में लागू कर देंगे, घोषित कर देंगे। तो हमारी ये डेट भी बढ़िया ऐतिहासिक हो जाएगी, और यही रीजन था कि 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया गया था। समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे दिया गया है, किस देश से सुभाष चंद्र बोस अंग्रेजों के खिलाफ मदद लेने गए थे? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जर्मनी पहुंच जाते हैं और कहते हैं हमारा भारत जो है बहुत मतलब कठिनाई में है, जंजीरों में बंधा हुआ है, प्लीज हमारी हेल्प करिए, क्योंकि अंग्रेजों ने भारत पर बिल्कुल से कब्जा कर लिया है। तो ये कहाँ पहुंचे थे? जर्मनी पहुंचे थे। ठीक है, आगे पूछा जाएगा, रैयतबाड़ी भूमि राजस्व प्रणाली का संस्थापक होने का श्रेय किसको जाता है? रैयतबाड़ी की बात हो रही है, तो बताइए क्या होगा आंसर? ऑप्शन डी, टोडरमल। ठीक है, आगे इन्हीं ने दहशाला ऐसे कुछ करके स्टार्ट किया था। ठीक है, अभी आएगा क्वेश्चन। दिया है, भगत सिंह और उनके मित्रों को किस मामले में गिरफ्तार किया गया था? तो देखिए इन्होंने क्या किया था, एक भगत सिंह थे और एक और थे बटुकेश्वर नाथ दत्त, ऐसे कुछ थे। ये दोनों क्या करते हैं, चलो बम फेंक देते हैं, कहते हैं। कहां पर? जो केंद्रीय सभा चल रही थी वहां पर इन्होंने बम फेंक दिया। लेकिन क्या हुआ, जिस पर बम फेंकना था वो तो बेचारा बच गया, लेकिन जो मतलब नहीं मरना था वो मर गया। तो बस यहीं पर ये चीज हुई थी। सेंट्रल असेंबली बम कांड से संबंधित है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय स्वतंत्रता के लिए बर्लिन समिति किस योजना के तहत स्थापित की गई थी? बर्लिन समिति पूछी गई है, और बर्लिन समिति की बात आएगी तो ये है आपकी जिम्मरमैन योजना के तहत। ठीक है, आगे नेक्स्ट है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसे मास्टर दा? बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये सूर्यसेन को कहते हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट पर आते हैं, चटगांव षड्यंत्र से संबंधित है वो। ठीक है, सूर्यसेन। नेक्स्ट है, डैश सत्याग्रही के रूप में चुने जाने वाले पहले व्यक्ति थे और उन्होंने भूदान आंदोलन भी नींव डाली। भूदान आंदोलन कब? 1951 में। अब बताओ कौन है ये है विनोबा भावे। ठीक है, आगे दिए गए विकल्पों में से कौन भारत के लिए 1946 के यूनाइटेड किंगडम कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? बताइए। लॉरेंस भी था, अलेक्जेंडर भी था, क्रिप्स भी था, ये बैपेस्टा पता नहीं कौन है। ऑप्शन हटा दो, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित व्यक्तियों में से 17 नवंबर 1932 को लंदन में आयोजित तीसरे गोलमेज सम्मेलन में मुस्लिमों के लिए भारत भूमि से विशेष रूप से अलग किए गए नए भूमि के हिस्से का नाम पाकिस्तान प्रस्तावित था।
अब पाकिस्तान शब्द को गढ़ा किसने है ये पूछा गया है मेन। ये सब जो इतिहास लिख दिया है ना इन्होंने, कुल मिलाकर पाकिस्तान शब्द किसने दिया, तो चौधरी रहमत अली ने। ठीक है, आगे। दक्षिण भारत के मालाबार क्षेत्र में किस वर्ष में मोपला विद्रोह, तो ये केरल में होता है मेनली, और आंसर होगा आपका 1921 में होता है केरल में, याद रखना है दोनों। ठीक है, आगे नेक्स्ट पे चलते हैं। दिया है 1961 में गोवा, दमन और दीव के पुर्तगाली उपनिवेशों को मुक्त कराने के लिए भारत सरकार ने डैश नामक योजना को अपनाया और उन नगरों को भारत में शामिल कर दिया। बताइए किसके तहत, कौन सी योजना थी वो, तो सभी को मालूम है ऑपरेशन विजय। कब, 1961 में गोवा के लिए चलाया गया था। ठीक है, आगे नेक्स्ट है डैश, लीजिए बताइए क्या होगा इसमें, क्या भरा जाएगा। भारत सरकार द्वारा बनाया गया एक प्रस्ताव था जिसमें अधिक भारतीयों को शामिल करने के लिए भारत के वायसराय की कार्यकारी परिषद के विस्तार का और अपने स्वयं के संविधान को तैयार करने के लिए भारतीयों के अधिकार की मान्यता का वादा किया गया था। 1940 दे दिया है। 1940 में कौन सा था, अगस्त प्रस्ताव था, सभी को पता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट आता है आपका, जब भारत सरकार अधिनियम 1935 अधिनियमित किया गया था तब भारत का गवर्नर जनरल कौन था। 1935 की बात हो रही है और उस टाइम पर हमें कौन देखने को मिलता है, विलिंगटन, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट बताइए क्या होगा। किंग जॉर्ज सिक्स्थ के प्रतिनिधि के रूप में भारत के गवर्नर जनरल की भूमिका निभाई थी। बताओ, 1947 से 50 के बीच की बात हो रही है, अब बता दो, समझ लो कौन हो सकता है। तो उस टाइम पर हमें लॉर्ड माउंटबेटन मिलते हैं, 3 जून की घटना, सी राजगोपालाचारी मिलते हैं, तो ये सब आपको पता चल गया, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, निम्न में से किस स्वतंत्रता सेनानी के खिलाफ केंद्रीय विधानसभा बम हमला, हाँ बताइए क्या होगा मामला, बताइए। तो अभी अभी हमने आपको बताया है केंद्रीय विधानसभा में बम फेंक दिया था, किसने किसने, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त थे, यही हुए। आगे दिया है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के परिसमापन और ब्रिटिश क्राउन को उनके कार्यों के हस्तांतरण के लिए कौन सा अधिनियम लाया गया था। परिसमापन और ब्रिटिश क्राउन को, ब्रिटिश क्राउन कब आता है सभी को पता है, भारत सरकार अधिनियम 1858, 1 अगस्त में था या 1 नवंबर ऐसे कुछ था। ठीक है, तब होता है ये। आगे बताइए जल्दी से क्या होगा आंसर, चलिए बताइए। किस वायसराय के दौर में उच्चतम न्यायालय और सदर न्यायालय का उच्च न्यायालय में विलय कर दिया जाता है। कुल मिलाकर 3 प्रेसिडेंसी निकल के आती हैं, 3 उच्च न्यायालय निकल के आते हैं, बंबई, मद्रास और कोलकाता। किसके टाइम पर बताइए। तो आंसर क्या होगा आपका, सभी को पता है, ऑप्शन ए हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे आता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट है, 1953 से 67 के बीच में जब सत्याग्रह आंदोलन ने छोटे किसानों को जोखिम उठाने के लिए प्रोत्साहित किया और निजी भूमि में किसानों ने प्रवेश करने के लिए जिन पर भूमि के मालिकों का अधिकार था, जो स्वयं कृषि करने के लिए रुचि नहीं रखते थे और जो भोजन के लिए फसलों को उगाते थे, वह आंदोलन कौन सा था, तो भूदान आंदोलन इसको कहते हैं, जो विनोबा भावे से रिलेटेड था। ठीक है, याद रखना है। आगे नेक्स्ट, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के संदर्भ में कौन सा वक्तव्य सही है, लीजिए बताइए, थोड़ा सा लीजिए, अब बताइए, सभी बताएंगे। यह यूनाइटेड किंगडम की संसद का एक सदस्य अधिनियम था। बताइए क्या होगा आंसर। देखिए हम आपको बताएं, थोड़ा सा जूम कर दे, ठीक है। देखिए दिया है 1947 के लिए सही, यह यूनाइटेड किंगडम संसद का एक अधिनियम था। दूसरा, इस अधिनियम का एक प्रमुख प्रावधान था, ब्रिटिश भारत को 15 अगस्त 1947 से 2 नए एवं पूर्ण संप्रभुत्व संपन्न अधिराज्य भारत एवं पाकिस्तान में विभाजित कर। दोनों ही सही है, A+B आपका दोनों करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। दिया है, भारत छोड़ो आंदोलन की रानी किसे कहा जाता है, तो सभी जानते हैं, अरुणा आसफ अली को बोलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। दिया है, ऐसा माना जाता है कि भूदान आंदोलन जब शुरू हुआ तब विनोबा भावे भूमिहीन हरिजनों की समस्याओं को संबोधन करने के लिए कौन से राज्य के गांव में पहुंचे थे। बताइए,
भूदान आंदोलन के टाइम पे ये कहाँ पहुंचे थे? तो आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, ये तेलंगाना जाते हैं। कहाँ पर? तेलंगाना जाते हैं। दिया है विंस्टन चर्चिल के द्वारा घोषित कौन सा घोषणा पत्र है जो भारत पर लागू नहीं किया जाता है? तो देखिए, अटलांटिक घोषणा पत्र जो है ये लागू नहीं होता है। बाकी बर्न का गोल्डन घोषणा पत्र है, ये भी है। ब्रेस्ट घोषणा पत्र है, ये भी है। पोंगन घोषणा पत्र है, ये सभी भारत में लागू हो जाते हैं। ठीक है, आगे दिया है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत का वायसराय कौन था? दूसरा विश्व युद्ध जब होता है तब भारत का कौन था? तो सभी को पता है, लिनलिथगो था। कौन था? लिनलिथगो था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। किस राजनेता ने भूदान आंदोलन के लिए सक्रिय भूमिका निभाई है? बताइए। तो इसमें हमें विनोबा भावे तो मिलते ही हैं, साथ में जयप्रकाश नारायण भी मिलते हैं। आगे बढ़ जाएंगे। दिया है किस देश ने 1914 में जापानी स्टीमर कामागाटामारू के प्रवेश के लिए मना कर दिया था? चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, भारत, ये सभी। बताइए क्या होगा आंसर? आंसर होगा ऑप्शन सी, ये है कामागाटू प्रकरण जो होता है वो कनाडा में होता है। इसमें जो भारतीय गए थे उनको अंदर प्रवेश नहीं लिया था, ये चीज थी उधर पे। आगे नेक्स्ट है भारत की पूछा गया है वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त पहले भारतीय कौन थे? तो आंसर होगा सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। आगे गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के लिए राजी करने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो किसने? तो ये हैं आपके CF एंड्रयूज, इन्होंने मनाया था। ठीक है, आगे साल 1919 में किसकी गिरफ्तारी पर लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे? बताइए। तो पता है ना, सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, भारतीय सेना के द्वारा आजाद कराने से पहले गोवा क्या था? बताइए। गोवा पर जो शासन था वो पुर्तगालियों का था। 1961 में ये हटता है फिर वहां से। ठीक है, आगे वर्ष 1917 में बनी भारतीय महिला संघ की पहली अध्यक्ष कौन थी? बताइए। 1917 में एनी बेसेंट और 1924 में कौन बनती है? सरोजनी नायडू। ठीक है, आगे नेक्स्ट है। अब देखिए, दिया है चित्र दिया है, सॉरी चित्र नहीं, ये मतलब चिन्ह दिए हैं लगाने के लिए। तो क्या होगा इसका आंसर? बताइए। देखिए इसका आंसर हम नीचे देखते हैं। पुस्तक दी है, लेखक दिए हैं। तो बीइंग इंडियन क्या है? पवन वर्मा ने लिखी है पुस्तक। द ब्रोकन विंग सरोजनी नायडू के हो गए। चंडालिका किसकी है? तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर। माय मास्टर विवेकानंद। तो इस तरह से आपका हो जाएगा। आगे दिया है भारतीय इतिहास में निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन है जो आजादी की पहली लड़ाई भी कहा जाता है? तो ये आपका 1857 का विद्रोह हो जाएगा। आगे सर सैयद अहमद खां जो है ये किससे संबंधित है? तो ऑल इंडिया मॉमडन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस से हैं, जो कि 1875 में स्थापित होता है। ठीक है, और 1920 में इसे जो है क्या नाम दे दिया जाता है? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय इसको कह दिया जाता है, नाम दे दिया जाता है। आगे नेक्स्ट है शिवाजी के बेटे, छोटे बेटे का नाम बताइए जो तीसरे छत्रपति कहलाते हैं। कौन है वो? तो सभी को पता है, ऑप्शन ए हो जाएगा, वो है राजा राम। शिवाजी के जो तीसरे बेटे हैं वो कौन है? राजा राम है। ठीक है, आगे नेक्स्ट है काकोरी रेलगाड़ी लूटपाट की जो योजना है वो राम प्रसाद बिस्मिल और किसने किसने मिलकर की थी? तो ये अशफाक उल्ला भी थे। ठीक है, याद रखना है। आगे नेक्स्ट पे आते हैं। आगे चलते हैं। पूछा गया है हवा महल 1799 ईस्वी में महाराजा किसके द्वारा बनाया गया था? आंसर होगा ऑप्शन सी, सवाई प्रताप सिंह के ने बनवाया था। ठीक है, आगे बताइए। निर्माण के पश्चात आजाद हिंद फौज अंग्रेजी भारतीय सेना के विरुद्ध डैश क्षेत्र में कार्रवाई कर रही थी। क्या होगा आंसर? बताइए। आजाद हिंद फौज जो है कहां पर कार्यवाही कर रही थी? तो आंसर याद रखना है, ऑप्शन डी हो जाएगा, इम्फाल कोहिमा में। ऑप्शन डी। जब महात्मा गांधी को रेलगाड़ी से जबरन उतारा गया था तब वे अफ्रीका में कहां पर थे? तो याद रखना है, आंसर होगा ऑप्शन ए, वो प्रिटोरिया में थे। और जा कहां रहे थे? उसका भी अजीब नाम है थोड़ा सा, ये नाम है पीटर मारिट्जबर्ग। इस स्टेशन पर जबरदस्ती धक्का देकर बाहर निकाल दिया था। ठीक है,
आगे नेक्स्ट है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रगान लिखा है? बताइए। राष्ट्रगान की बात हो रही है और इन्होंने बांग्लादेश का आमार सोनार बांग्ला, ठीक है। आगे 1906 में लिखा था, ये भी याद रखिएगा। और मुगल सम्राट जहांगीर ने शालीमार बाग पूछा है, तो ये कहां पर? जम्मू कश्मीर में, ठीक है, याद रखिएगा। आगे नेक्स्ट है, किस साल भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा की समस्या सैडलर आयोग पूछा है? सैडलर आयोग को कब नियुक्त किया है? तो 1917 में किया गया था, याद रखना है, ठीक है। आगे मद्रास हिंदू सामाजिक सुधार एसोसिएशन का आरंभ किसकी मदद से हुआ था? बताइए क्या होगा आंसर? तो देवदासियों, ऑप्शन सी होगा। देवदासी मतलब जो आज के टाइम पे वैश्याएं होती है ना, उन्हीं को देखकर, मतलब उन्हीं के सहयोग से, उन्हीं की मदद करने के लिए मद्रास हिंदू सामाजिक सुधार एसोसिएशन का आरंभ किया जाता है, ताकि इनकी शिक्षा हो सके और समाज हमारा उन्नति की ओर बढ़ सके, क्योंकि कहीं ना कहीं माहौल डिस्टर्ब हो जाता है जब वैश्याओं का मिलती है, मतलब ये सब समझ जाइए अपने आप। आगे नेक्स्ट है, अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी संघ कौन से टाइम पर स्थापित होता है? बताइए। आंसर होगा आपका 1932 में स्थापित होता है अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी संघ, ठीक है। आगे चलते हैं। दिया है, कोलकाता में धर्म सभा की जो स्थापना होती है वो किसने की है? बहुत इंपॉर्टेंट है, धर्म सभा की स्थापना पूछी है और आंसर होगा गोपी मोहन देव ने धर्म सभा की स्थापना की है, ठीक है। आगे दिया है, निम्नलिखित में से कौन से सिख गुरु हैं जिन्होंने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी? और खालसा निष्ठावान समुदाय है जिसने अपने विश्वास के दृश्य प्रतीकों को पहनते हैं और योद्धाओं की तरह प्रशिक्षित हुआ है। कौन है वो? बताइए। खालसा पंथ गुरु गोविंद सिंह हो जाएगा, ठीक है। आगे सॉरी, गुरु गोविंद सिंह, ये ऊपर हर गोविंद लिखा है, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, उस ब्रिटिश गवर्नर जनरल का नाम बताना है जिन्होंने भारत के रेलवे का शुभारंभ किया। भारत के रेलवे की बात हो रही है, रेलवे, डाक टिकट की बात करें, और क्या बोलते हैं उसे, डाक टिकट, डाक रेलवे, और एक और चीज है इनकी बहुत फेमस, डलहौजी ने डाक तार रेलवे, ठीक है, तार की भी इन्हीं ने स्टार्ट की थी। नेक्स्ट है, भारत और पाकिस्तान के बीच जो है शिमला समझौता बहुत पूछा जाता है और ये होता है 1972 में होता है। कब होता है? 1972 में होता है। भारत में अली बंधुओं शौकत अली और मोहम्मद अली, इन्होंने कौन से आंदोलन का नेतृत्व किया है? तो ये आंसर होगा खिलाफत आंदोलन का, ठीक है। आगे भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी, खिलाफत का शौकत अली, मोहम्मद अली, दिल्ली चलो आंदोलन सुभाष चंद्र बोस, बहिष्कार आंदोलन बंगाल के राष्ट्रवादियों के द्वारा। इस तरह से ये नेतृत्वकर्ता पूछे जाते हैं। हिंद स्वराज पुस्तक किसकी है? तो ये गांधी जी की है, ठीक है, याद करना है। आगे अब यहां से कुछ पुस्तकें हैं, ग्रंथ हैं, ये याद कर लीजिए। जो गांधी जी हैं उनके कौन कौन से हैं? हिंद स्वराज, हरिजन, यंग इंडिया, नवजीवन, और गोपाल कृष्ण गांधी का नेशन है, बाल गंगाधर तिलक का केसरी है, मराठा है, गीता रहस्य है, मौलाना आजाद का अल हिलाल, गुब्बारे, खातिर, इंडिया विंस फ्रीडम, ये सभी हैं, ठीक है। आगे भारत में ब्रिटिश शासन का बड़े पैमाने पर विस्तार सहायक संधियों के माध्यम से जुड़ा हुआ है जो गवर्नर जनरल डैश के शासनकाल में स्टार्ट हुई थी। बताइए। सहायक संधि किसके टाइम पे? लॉर्ड वेलेस्ली के टाइम पे, ठीक है, और 1798 में जो है ना स्टार्ट होती है, ये भी याद रखना है, ठीक है। आगे गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद गुरु की संस्था समाप्त हो जाती है और सिखों का नेतृत्व उनके विश्वसनीय शिष्य को सौंप दिया जाता है। किसको? ये है बंदा बहादुर को, ठीक है। आगे पाकिस्तान नाम सबसे पहले किसके द्वारा गढ़ा गया है? तो ये चौधरी रहमत अली के द्वारा। नेक्स्ट रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि किसके विरोध में छोड़ी है? तो 1919 में, 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग नरसंहार होता है उसी टाइम पर, ठीक है। आगे नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस रियासत ने 1947 में पाकिस्तान में मिलने की घोषणा की थी लेकिन बाद में जनमत सह संग्रह
बताइए, जनमत सह आंदोलन किसके लिए था? तो जूनागढ़ रियासत के लिए था, ये भी याद रखना है। ठीक है, आगे। 1662 में पुर्तगाल के राजा ने इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय को कौन सा, बताइए, दहेज में दे दिया था? बताइए, दहेज की बात हो रही है और दहेज में क्या दिया गया था? मुंबई दिया गया था। ठीक है, और यही बाद में मतलब चार्ल्स को, जिसको ये मुंबई दे दिया ना, उन्होंने फिर ब्रिटिश को बेच दिया था, ऐसे किया था। ठीक है, आगे। 10 पाउंड में बेचा था। ठीक है, हाँ, आगे चलते हैं। किस भारतीय दार्शनिक विचारक को 1893 में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म संसद में अपने संबोधन के लिए याद किया जाता है? 1893 की बात हो रही है, और कौन है? स्वामी विवेकानंद है। और 1897 में इन्होंने रामकृष्ण परमहंस मिशन की भी स्थापना की है। ठीक है, स्टार्ट किया था। आगे नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस संरचना को प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अविभाजित भारतीय सेना के सैनिकों की युद्ध की स्मृति में जानते हैं? बताइए, जब पहला विश्व युद्ध हो रहा था ना, तब हमने एक स्मारक के रूप में बनाया था इंडिया गेट। कहां पर? मुंबई में। सॉरी, इंडिया गेट है, इंडिया गेट मुंबई में नहीं, दिल्ली में। ठीक है, और गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? ये मुंबई में है। ठीक है, तो जो दिल्ली में इंडिया गेट बनाया है ना, वो भारतीय सैनिकों के स्मारक मतलब याद में ही बनाया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, भूदान आंदोलन किसने स्टार्ट किया है? सभी जानते हैं, विनोबा भावे, 1951 में। ठीक है, आगे नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन है? बताइए, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल ऑप्शन ए हो जाएगा, ये है लॉर्ड माउंटबेटन है। ठीक है, और अगर भारतीय अगर बोल दे तो सी राजगोपालाचारी हो जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट है, देखिए, अच्छा स्वतंत्र बोला है, ठीक है, स्वतंत्र भारत का बोला है, हाँ, सी राजगोपालाचारी हो जाएगा। देखिए इसमें दिया भी है अंतिम गवर्नर जनरल तथा प्रथम भारतीय, अगर भारतीय लग रहा है तो सी राजगोपालाचारी हो जाएगा, जबकि स्वतंत्र भारत के पहले जो गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएंगे। ठीक है, इसमें उल्टा लिखा हुआ है, समझ जाइए। आगे 1922 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन क्यों वापस ले लिया था? क्योंकि वहां पर मतलब क्या बोलते हैं उसको, स्टेशन में आग लगा दी गई थी, चौरा चौरी कांड हो गया था ना, उस टाइम पर इन्होंने वापस ले लिया था। आगे डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी है? तो सभी जानते हैं, जवाहरलाल नेहरू की है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। स्वतंत्रता के बाद रियासतों का एकीकरण किसने किया है? सभी लोगों को याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट है, बंबई और ठाणे के बीच में जो पहली चलती है वो किसके टाइम पे? डलहौजी के टाइम पे। और कब चलती है? 1853 में चलती है, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, आगे दूसरे बाजीराव का दत्तक पुत्र है नाना साहब, इसको मराठों का शासक मानने से निम्नलिखित में से किसने इनकार कर दिया था? नाना साहब को मराठों का शासक नहीं मानेंगे हम, किसने कहा था? यही डलहौजी बाबू ने। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट, चौरी चौरा घटना किस दिन घटती है? तो याद रखना है 5 फरवरी 1922 में ये घटना घटती है, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। ठीक है, आगे नेक्स्ट है, सामूहिक सविनय अवज्ञा आंदोलन को एक अहिंसक हथियार के रूप में विचार भारत में सत्तारूढ़ विदेशों के विरुद्ध किसने किया था? बताइए, तो अहिंसा शब्द आ गया है तो बस नाम आ जाएगा गांधी जी का। ठीक है, आगे बताइए, बंगाल राष्ट्रवादी भावना का केंद्र था, भारत का कौन सा वायसराय बंगाल के विभाजन के लिए जिम्मेदार था? बताओ, आंसर होगा लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट, भारत में उपनिवेश स्थापित करने वाले अंतिम विदेशी कौन थे? बताइए, भारत में उपनिवेश स्थापित करने वाले अंतिम विदेशी, उपनिवेश स्थापित करने वाले अंतिम पूछा है, अंतिम, बताइए क्या होगा? अंग्रेज हो जाएंगे। ठीक है, लास्ट में यही गए थे ना अपने भारत से, यही होगा। नेक्स्ट है, जैसे ही मध्यरात्रि हुई और जब दुनिया सो रही थी, भारत जीवन के लिए जाग रहा होगा और अपनी आजादी की ओर बढ़ रहा होगा। बताइए किसने कहा था ये कहने वाले भाई साहब थे जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद अपनी नाइटहुड की, वही क्वेश्चन है, रिपीट हुआ है, रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। भारत की स्वतंत्रता के पश्चात
शीघ्र ही किस भारतीय नेता ने रियासतों को भारत में शामिल होने के लिए राजी कर लिया था? तो किसने? वल्लभ भाई पटेल ने। अभी अभी पढ़ा है ऊपर। ठीक है, आगे है अमृतसर में जलियांवाला बाग में भारतीयों के नरसंहार ने कई नए नेताओं में राष्ट्रवादी भावना का उदय किया और नरसंहार का आदेश किसके द्वारा दिया गया था? बताइए। ये दिया गया था जनरल डायर के द्वारा, जनरल ओ डायर के द्वारा। आगे नेक्स्ट है भारत को अंग्रेजों से स्वतंत्रता दिलाने के लिए राष्ट्रवादी संघर्ष में शामिल होने के लिए किसने आईसीएस जैसे एक शानदार कैरियर का त्याग कर दिया था? तो ये भाई साहब थे कौन? सुभाष चंद्र बोस थे। ठीक है, देख रहे हैं कितना मतलब त्याग किया हुआ है आंदोलन के लिए। आगे अंग्रेजों ने सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री किसकी अनुमति से लगाई थी? तो 1913 में लगाई थी। और किसके किसके अनुमति से? हाँ, ये है जहांगीर की अनुमति से। ठीक है, आगे नेक्स्ट है 1857 की क्रांति का कारण कौन सा नहीं था? बताइए। लॉर्ड डलहौजी की अपहरण नीति, ये भी था। सैनिकों को सुअर गाय की चर्बी, ये भी था। सैनिकों का संगठित और शक्तिशाली, ये तो था ही नहीं। अगर ये होता तो ये क्रांति मतलब कि असफल ही नहीं हुई होती। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, आगे गोवा को भारत सरकार ने किस देश के हाथ से मुक्त कराया था? बताइए। गोवा को, तो गोवा में किसका अधिकार था? पुर्तगालियों का। तो आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत में तंबाकू कौन लेकर आता है? तो यही पुर्तगाली लेके आते हैं। ठीक है, आगे मीरा बहन किसकी अनुयायी थी? याद रखना है महात्मा गांधी की। किसकी? महात्मा गांधी की। गांधी जी की दांडी यात्रा जो है वो कहां से स्टार्ट होती है? अहमदाबाद से। अहमदाबाद से होती है। ठीक है, साबरमती आश्रम है ना, वहीं से। वास्को डी गामा कौन था? तो ये पुर्तगाली खोज करता था, जो खोज करते करते भारत का समुद्री मार्ग की खोज कर देता है। किसने वही पूछ लिया है, समुद्र की मार्ग की खोज किसने की? वास्को डी गामा में, जिसको क्या कहते हैं? केप ऑफ गुड होप बोलते हैं, मतलब हिंदी में बोलते हैं उत्तमासा अंतरीप बोलते हैं। ठीक है, आगे पूछा है यह संघ शासित क्षेत्र पहले एक पुर्तगाली कॉलोनी था, सभी जानते हैं, गोवा। ठीक है, आगे जलियांवाला बाग में गोली मारने के आदेश किसने दिए थे? तो डायर ने दिए थे। आगे नोबेल पुरस्कार प्रथम भारतीय को किस विषय में मिला था? तो किसको मिला था? रविन्द्रनाथ टैगोर को। किस विषय में? तो साहित्य के क्षेत्र में। आगे हम लोग जो चुनकर आएंगे योग्य, चरित्रवान और ईमानदार हुए तो वे दोषपूर्ण संविधान को भी सर्वोत्तम बना देंगे। किसने कहा था? ये भीमराव अंबेडकर ने कहा था। ठीक है, आगे शारदा कानून किससे संबंधित है? तो ये बाल विवाह से संबंधित है। यह किसने कहा था कि जनता की उपेक्षा करना पाप है? बताइए। याद रखना, ये विवेकानंद ने कहा था कि जनता की उपेक्षा करना पाप है। मीर जाफर ने गद्दी पर बैठते ही अंग्रेजों को निम्नलिखित में से कौन सा नगर प्रदान कर दिया था? बताइए। मीर जाफर ने गद्दी पर बैठते ही, तो याद रखना ये है 24 परगना को दे दिया था अंग्रेजों को। ठीक है, आगे काबुली वाला पुस्तक किसने लिखी है? बताओ जल्दी से। याद रखना आंसर होगा रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखी है। काबुली वाला किसने लिखी है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। सीमांत गांधी किसको कहते हैं? तो लाल कुर्ती दल के जो नेता थे, कौन? खान अब्दुल गफ्फार खान, इन्हीं को सीमांत गांधी बोलते हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट है किसके काल में दिल्ली दरबार आयोजित किया जाता है? तो दिल्ली दरबार कब लगता है? 1911-12 में लगता है। लॉर्ड हार्डिंग के टाइम पे यहीं पर जो है ना जनगण मन गाया जाता है 1911 में। स्वराज्य पार्टी की स्थापना कब होती है? बताइए। 1923 में। चित्तरंजन दास प्लस मोतीलाल नेहरू दोनों ने मिलकर इलाहाबाद में बना दी थी पार्टी। ठीक है, आगे महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी है? तो महात्मा बोल दे तो रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएगा, और राष्ट्रपिता बोल दे तो सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट है, ये भी याद रखना कि गुरुदेव की जो उपाधि है ना वो रविन्द्रनाथ टैगोर को दी थी महात्मा गांधी ने। ठीक है, एक दूसरे को दोनों ने एक एक उपाधि दे दी थी। दिया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन है? तो A.O. ह्यूम है। एलन ऑक्टिवी, जाने क्या नाम था इनका अजीब सा। ठीक है, इन्हीं को बोलते हैं। आगे नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्षा कौन थी? तो
1917 में बनती है। कौन? एनी बेसेंट। और सरोजनी नायडू 1924 में, ये भारतीय थी पहली। ठीक है, आगे। पंजाब में ब्लू स्टार ऑपरेशन किस वर्ष होता है? बताइए कब होता है? तो याद रखना 1984 में ब्लू स्टार ऑपरेशन पंजाब में स्टार्ट होता है। ठीक है, आगे। ज्योतिबा फुले किस चीज से संबंधित थे? बताओ। तो आंसर होगा ये है जाति विरोधी आंदोलन से। इन्होंने ही सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी, जिसमें मतलब कहा था कि हर वर्ग के लोगों को पढ़ाई का अधिकार होना चाहिए। ठीक है, हर महिलाओं के लिए बहुत इन्होंने संघर्ष किया है। आनंद मठ के लेखक कौन है? बताना है। तो क्या होगा? ऑप्शन डी, ये है बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, और इसी पुस्तक में हमें कौन सा विद्रोह कौन सा विद्रोह है? अरे यार, सन्यासी विद्रोह जो है ना, हमें इसी पुस्तक में देखने को मिलता है। ठीक है, याद रखना है। आगे चलते हैं। तो दिया है फ्रांसीसी क्रांति जो है ये किस वर्ष होती है? तो 1789 में होती है। ठीक है, याद रखना है। आगे, किसने अमेरिका में गुलामी के अंत का निर्माण किया है? गुलामी के अंत का बात हो रही है। कहां पर? अमेरिका में। अमेरिका में कौन? अब्राहम लिंकन होगा। ठीक है, आगे। किसने गदर पार्टी की स्थापना की है? तो 1813 की बात हो रही है। गदर पार्टी की स्थापना होती है लाला हरदयाल के द्वारा सैन फ्रांसिस्को में। आगे, 1813 में नहीं, सॉरी 1913 में। ठीक है, उल्टा बोल दिया। पूछा गया है पहला भारतीय बजट जो है 1952 में पहला प्रस्तुत किया था। बताइए, पहला भारतीय बजट पूछा है 1952 में किसने किया था? हाँ, आंसर होगा सीडी देशमुख ने। ठीक है, और अगर बोलेगा स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने प्रस्तुत किया था? तो आर.के. षणमुखम शेट्टी ने किया था, लेकिन 1952 वाला सीडी देशमुख ने। ठीक है, आगे। दिया है दक्षिण अफ्रीका से किस वर्ष गांधी जी वापस आते हैं? तो 1915 में आते हैं 9 जनवरी को, और 9 जनवरी को ही भारतीय प्रवासी दिवस मनाते हैं। ठीक है, आगे। रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखित गीतांजलि किसका संग्रह है? गीतांजलि बताओ। कविताओं का संग्रह है, याद रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। करो या मरो का नारा किसने दिया था? 1942 के टाइम पे दिया था, भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम पे। किसने? गांधी जी ने। ठीक है, आगे। साइमन कमीशन का बहिष्कार का कारण क्या था? बताओ, साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया गया था? क्योंकि यहाँ पर सभी लोग, देखिए पहली बात 1927 में इसका गठन होता है, भारत आता है 1928 में आता है। ठीक है, और इसमें सभी लोग मतलब अंग्रेज थे, कोई भारतीय नहीं था, इसलिए इसका विरोध भी होता है। तो आंसर क्या होगा आपका? यह कमीशन भारतीयों द्वारा सरकार बनाने की योग्यता पर परख हेतु के, हाँ यही हो जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन ए। ठीक है, आगे। इंडिया विंस फ्रीडम अभी अभी पढ़ा है, मौलाना अबुल कलाम आजाद का हो जाएगा। ठीक है, आगे। कौन प्रथम यूरोपियन था जिसने भारत में समुद्र मार्ग की खोज की है? तो पुर्तगाली था। कौन? वास्को डी गामा था। उत्तमासा अंतरीप की खोज की थी। ठीक है, आगे। किसने हरिजन सेवक संघ की स्थापना की है? तो सभी को पता है, 1937 के लगभग होता है, महात्मा गांधी ने की है, 32 के लगभग। नेक्स्ट है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब होती है? तो सभी को पता है, 1600 AD में होती है। ठीक है, आगे। किस गवर्नर जनरल का नाम सहायक संधि के साथ जुड़ा है? सहायक संधि तो कौन है? वेलेजली। ठीक है, आगे। किसने वेदांत कॉलेज की स्थापना की है? राजा राम मोहन राय ने। 1900 कब? 1825 में। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किसने किया है? बताइए कब होता है, ये पूछा है। भारत छोड़ो आंदोलन कब होता है? 1942 में, और इसी टाइम पर क्रिप्स प्रस्ताव भी आता है 1942 में ही। आगे। महात्मा गांधी ने किस गवर्नर जनरल के समय पूना पैक्ट स्टार्ट किया था? तो 1932 में आता है पूना पैक्ट। और कौन था 1932 के टाइम पे? बताओ जल्दी से, याद रखना है, आंसर होगा वेलिंगटन। और 1935 का जो वो क्या बोलते हैं, 1935 का भारत शासन अधिनियम आता है ना, वो भी वेलिंगटन के ही टाइम पे आता है। ठीक है, आगे। भारत में क्रिप्स मिशन किसके शासनकाल में आता है? क्रिप्स मिशन पूछा है, कब आता है? 1942 में। 1942 में कौन था? लिनलिथगो था। ठीक है, आगे। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से कौन संबंधित नहीं है? स्वतंत्रता संग्राम से कौन नहीं है? तो रानी लक्ष्मीबाई मिलती हैं हमें झांसी से। ठीक है, नाना साहब कानपुर से नेतृत्व करते हैं, तात्या टोपे भी नाना साहब के साथ, भगत सिंह नहीं दिखे। ठीक है, आगे। शांतिवन किससे संबंधित है? तो शांतिवन की बात हो रही है, ये इंदिरा गांधी से संबंधित है। ठीक है, आगे।
सॉरी, शांति वन पूछा है। इंदिरा गांधी का तो शक्ति भवन हो जाएगा, ठीक है। इसका ये शांति भवन है जवाहरलाल नेहरू से, ठीक है। थोड़ा जल्दी जल्दी में ना उल्टा पुल्टा हो रहा है। शक्ति स्थल जो है ना वो इंदिरा गांधी से है। महात्मा गांधी का है राजघाट, चौधरी चरण सिंह का किसान घाट है। कांग्रेस का प्रथम बार जो विभाजन होता है कब होता है, तो 1907 में होता है, 1907 में। और 1916 में क्या होता है, इनका फिर से पैचअप हो जाता है, ठीक है। आगे नेक्स्ट है, राष्ट्रगीत के रचनाकार कौन है। राष्ट्रगीत क्या है, वंदे मातरम है। और इसको लिखा किसने है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने, ठीक है। आगे नेक्स्ट है, ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध भारत में बंबई में सेना में विद्रोह कब होता है। ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध भारत में बंबई में सेना में, हाँ, क्या होगा आंसर, ऑप्शन सी 1946 में होता है, ठीक है। आगे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है। BHU की बात हो रही है, क्या होगा आंसर, तो क्या होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, पंडित मदन मोहन मालवीय, ठीक है। चलिए 1916 में होती है, ये भी याद रखना है। किस काल में भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा की समस्या का अध्ययन करने के लिए सैडलर आयोग, पढ़ चुके हैं ऊपर, 1917 में। आगे नेक्स्ट है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया है, तो सभी को पता है ना, लाल बहादुर शास्त्री ने दिया है। नेक्स्ट, निम्न में से दिए गए वाक्य में, देखिए यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे नारे दिए हैं, ये समझ लीजिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आराम हराम है दिया है, ठीक है, याद कर लेना। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान पर भरना है। स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी ने कई बार क्या किए हैं, बताइए, आमरण अनशन किए हैं, ठीक है, क्या, आमरण अनशन। आगे भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में होती है, करने वाले कौन, एनी बेसेंट। भारत में पूछा है ना, और अगर वैसे बोल दे तो मैडम ब्लावात्स्की, ऐसे कुछ नाम है उल्टा सीधा, ठीक है। ये मैडम HP ब्लावात्स्की और कर्नल अलकाट, इन्होंने की थी 1875 में, ठीक है। अब भारतीय संस्कृति से कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको देख लेते हैं। तो मणिपुर की कला का स्वरूप है जिसमें अनुष्ठान, गायन, ढोल बजाना और नाच शामिल है, बताइए। तो ये क्या है, संकीर्तन होता है मणिपुर की कला का स्वरूप, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में कथक के लिए कौन जाना जाता है, तो बिरजू महाराज जो हैं, ये लखनऊ घराने से संबंधित है और ये कथक के लिए जाने जाते हैं। और कथक कहाँ का है, ये उत्तर भारत का लोक नृत्य है। आगे देखिए, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। सोनल मानसिंह, ये ओडिसी नृत्य से संबंधित है और भरतनाट्यम से। ऐसे ही मल्लिका साराभाई, तो ये कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम से हैं। बिरजू महाराज कथक से हैं। उदय शंकर आधुनिक नृत्य के जन्मदाता, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लीजिएगा, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। सोनल मानसिंह भरतनाट्यम और ओडिसी नृत्य से, मल्लिका साराभाई कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम से, और पंडित बिरजू महाराज कथक से, और उदय शंकर आधुनिक नृत्य के जन्मदाता माने जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लक्षद्वीप के लोग मलयालम के अलावा दूसरी कौन सी भाषा बोलते हैं, तो यहाँ पर मलयालम, देखिए केरल में मलयालम बोली जाती है और केरल पड़ता है लक्षद्वीप के पास, तो मलयालम तो बोली ही जाती है, साथ में महल भी बोली जाती है, ठीक है। आगे उड़ीसा से प्रारंभ एक प्राचीन लोक नृत्य कौन सा है, बताइए। उड़ीसा की बात हो रही है और उड़ीसा में होता है घुमुरा। क्या होता है, उड़ीसा में घुमुरा होता है। राउत नाच जो है ये छत्तीसगढ़ में होता है। पुलिकली जो है तो ये केरल में होता है, और डोलू कुनीता जो है ये कर्नाटक में होता है, ठीक है। आगे बगरू, बगरू डैश में हाथ की छपाई के प्रसिद्ध केंद्रों में से एक है। बगरू कहाँ पड़ता है, तो याद कर लीजिए, राजस्थान में पड़ता है। बगरू जो है ये कहाँ है, राजस्थान में है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं। दिया है, महाराष्ट्र के पोला त्योहार में किस जानवर की पूजा की जाती है। पोला त्योहार में वृषभ की जाती है, ठीक है। आगे निम्नलिखित में से नृत्य का कौन सा प्रकार है जो असम से संबंधित है। असम में क्या होता है, बिहू होता है, ठीक है। गरबा गुजरात में, कथकली केरल में, नौटंकी कहाँ होता है, तमाशा और नौटंकी कहाँ होता है, महाराष्ट्र में। नौटंकी अपने यूपी में भी फेमस है। आगे नेक्स्ट है, मेखला चादर जो है ये कहाँ की महिलाएं पहनती हैं, तो ये असम में महिलाएं पहनती हैं, ठीक है, मेखला चादर। आगे वार्षिक भारतीय शास्त्रीय संगीत समारोह सवाई गंधर्व भीमसेन महोत्सव ये कहाँ मनाया जाता है, तो याद रखना है ये पुणे में मनाया जाता है। कहाँ, पुणे में। भीमसेन महोत्सव कहाँ पर, पुणे में। आगे
नेक्स्ट है प्रसिद्ध संगीतकार अरविंद पारीख, ये किस संगीत वाद्य से के यंत्र के मतलब जुड़े हुए हैं? बताइए, अरविंद जो है पारीख ये किस चीज से जुड़े हैं? तो याद रखना है ऑप्शन बी, सितार से संबंधित है अरविंद पारीख। आगे, चेमाचेरी कुन्ही रमन नायर ये किस नृत्य के लिए जाने जाते हैं? बताइए, कुन्ही रमन की बात हो रही है और ये कथकली के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, कर्नाटक संगीत में अलापना हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के किसके समान होता है? अलापना की बात है और ये आलाप के समान है, दुख के समान है। नेक्स्ट, निम्न में से किस रूमानी काव्य लेखक को उनकी कृति मदनाष्टक के लिए जाना जाता है? तो मदनाष्टक के लिए रहीम को जाना जाता है। किसको? रहीम को। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पर दिया है प्राचीन गणित पुस्तक है गणित सार संग्रह, ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो गणित सार संग्रह पुस्तक ये महावीराचार्य के द्वारा लिखी गई है। निम्न में से पंजाब का कौन सा प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है जो लकड़ियों की कई छड़ियों से मिलाकर बनाया जाता है? तो लकड़ियों की कई छड़ियों से मिलाकर क्या बनाया जाता है? तो ये चिक्का बनाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पर दिया है अपनी कृति पृथ्वीराज रासो को पृथ्वीराज चौहान के वीरता पूर्ण कार्यों का उल्लेख किसने किया है? तो ये किसने किया है? चंद्र बरदाई ने किया है। किसने? चंद्र बरदाई ने। मथुरा कला विद्यालय डैश काल के दौरान अपने शीर्ष पर था? तो मथुरा की बात हो रही है, कुषाण के टाइम पे। नेक्स्ट है, किस राज्य में महिलाओं का मुख्य वेश साड़ी नहीं है? देखिए, उत्तर प्रदेश में भी पहनी जाती है, पश्चिम बंगाल में भी पहनी जाती है, आंध्र प्रदेश में भी, लेकिन अरुणाचल प्रदेश में साड़ी नहीं पहनी जाती। ठीक है, आगे, चरकुला नृत्य किससे संबंधित है? तो चरकुला की बात हो रही है और ये अपने ब्रज क्षेत्र उत्तर प्रदेश से संबंधित है। आगे, सुविख्यात सूर्य मंदिर है, ये कहाँ है? तो ये आपके कोणार्क उड़ीसा में पड़ता है। ठीक है, सूर्य मंदिर है। नेक्स्ट, कथकली जो है ये केरल का नृत्य है, लोक नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है? तो ये आपके भोपाल में पड़ता है, याद रख लीजिए। आगे, नेक्स्ट है 13वीं शताब्दी में सामान्य संस्कृति की जड़ भाषा रही है। सामान्य लोगों की भाषाओं में से एक भाषा दो अन्य भाषाओं का एक मिश्रण थी, वो क्या है? तो ये हिंदुस्तानी थी। ठीक है, आगे, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म है जो कुंभ मेला से संबंधित नहीं है? बोला है तो अर्ध कुंभ 6 साल में मनाते हैं, बिल्कुल सही है। कुंभ हर दूसरे वर्ष नहीं, कुंभ जो है ना हर 12 वर्ष में मनाया जाता है। ठीक है, कुंभ जो है प्रति 12 वर्ष, ये सही है। ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी वाला गलत है, बाकी महाकुंभ प्रत्येक 144 वर्ष में, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। आगे, संस्कृत किस प्रदेश की दूसरी राजकीय भाषा है? देखिए, अपने जो उत्तर प्रदेश है ना, उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा हिंदी है और दूसरी भाषा उर्दू है, लेकिन जो उत्तराखंड है ना, यहाँ की जो दूसरी भाषा है वो संस्कृत मानी गई है, ये याद रखिए। ठीक है, आगे, दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ है? तो ये राजस्थान में पड़ता है, माउंट आबू में अरावली पर्वत पर है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, संत कबीरदास की समाधि कहाँ है? तो कबीरदास की मृत्यु मगहर में होती है। इनका मतलब काफी लोगों का मानना है कि अगर कोई मरता है मगहर में तो वो नर्क में जाता है, और वाराणसी में अगर मरता है तो वो सीधे स्वर्ग में जाता है। तो कबीरदास जी ने बोला था, मैं तो मगहर में ही मरूंगा, मगहर में ही मरूंगा, देखता हूँ मुझे नर्क मिलता है या स्वर्ग मिलता है। तो वो मगहर में ही अपने प्राण त्यागते हैं। आगे, हमारे राष्ट्रीय चिन्ह का आदर्श वाक्य क्या है? तो ये सत्यमेव जयते है। कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। आगे, मोनालिसा की प्रसिद्ध जो चित्रकारी है, कलाकृति है, इसका चित्रकार कौन है? तो लियोनार्डो विंची है। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो पशु बात हो रही है, तो क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन बी बाघ हो जाएगा। विरासत पशु पूछ ले तो हाथी हो जाएगा। ठीक है, आगे, भारतीय गीत सबसे पहले कहाँ गाया गया? गीत क्या है? वंदे मातरम है और ये 1896 में गाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन गलत दिए हैं 1896 में। अगर राष्ट्रीय गान होता तो ये 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। ठीक है, आगे, विश्व में सबसे बड़ा धर्म कौन सा है? तो विश्व की बात हो रही है और विश्व में सबसे बड़ा धर्म है ईसाई, फिर इसके बाद आता है मुस्लिम, फिर आता है हिंदू, तीसरे नंबर पे है। ठीक है, आगे, हमारे राष्ट्रीय गीत का अनुवाद किसने किया है? राष्ट्रीय गीत मतलब वंदे मातरम का गीत का अनुवाद किसने किया है? तो ये किया है श्री अरबिंदो ने। किसने किया है? श्री अरबिंदो ने किया है। राष्ट्रीय ध्वज आयताकार है
और इसकी लंबाई चौड़ाई का अनुपात पूछा है तो 3:2 इसका अनुपात होगा, ऑप्शन बी होगा। आगे, भारत में हिंदी के बाद सबसे ज्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है? तो हिंदी के बाद जो बोली जाती है वो है आपकी तेलुगु। कौन सी? तेलुगु। ठीक है। आगे, भारतीय कैलेंडर के अनुसार पहला माह कौन सा होता है? तो पहला माह हमारा चैत्र हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, भारत के किस प्रांत में कोंकणी भाषा बोली जाती है? कोंकणी की बात हो रही है ये गोवा वाले क्षेत्र में और यहाँ महाराष्ट्र में भी। आगे, भारत में कौन सा जोड़ा गलत है? गलत, भरतनाट्यम तमिलनाडु, बिल्कुल सही है। कथकली जो है केरल में होता है। ठीक है, तो आंसर आपको मिल गया, ऑप्शन बी। उड़ीसा, उड़ीसा में, और ये कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में। बाकी ऑप्शन आपका बी सही है। आगे, प्रसिद्ध चित्रकार है लियोनार्डो दा विंची, ये किस देश में पैदा होते हैं? बताइए। आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, ये इटली के हैं। ठीक है। आगे, प्रतिवर्ष तानसेन समारोह कहाँ आयोजित होता है? तानसेन, तो ये ग्वालियर में होता है। नेक्स्ट पे आते हैं, सितारा देवी किससे संबंधित है? बताइए, सितारा देवी का संबंध किससे मिलता है? तो सितारा की बात हो रही है, ये कथक से मिलता है। आगे, अल्लाह रखा किस वाद्य से संबंधित है? अल्लाह रखा की बात हो रही है। अल्लाह रखा जो है ना ये तबला से है। शहनाई से कौन है? बिस्मिल्लाह खां है। ठीक है। और बांसुरी से कौन है? बांसुरी से है, अरे कौन है, चौरसिया नाम है उनका, हरि प्रसाद राय चौरसिया है। ठीक है। सरोद से हैं और शंकर, शंकर करके नाम है। ठीक है। ऐसे ट्रिक से हम याद किए हैं तो एग्जैक्ट नहीं आता है दिमाग में। नेक्स्ट है मोहिनीअट्टम, केरल के लिए है। ठीक है। आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम तमिलनाडु में, ओडिसी उड़ीसा में। आगे, उदय शंकर जो है किस नृत्य से संबंधित हैं? बताइए, किस वाद्य से हैं उदय शंकर? क्या होगा बताओ जल्दी से। ये नृत्य से संबंधित है। ठीक है। आगे, तो यहां से हमारा जितना भी पोर्शन था, मतलब जितना भी मोस्ट वाला था, टॉपिक था, वो हमने यहाँ पर आपको पूरा कंप्लीट पढ़ा दिया है। अब आपको नीचे कमेंट बॉक्स पे बताना है कि क्लास आपको कैसी लगी, क्योंकि सच में मतलब जी जान तोड़ के मतलब कंटिन्यू इतना लगातार बोल देना बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है। तो नीचे कमेंट बॉक्स पे बताना है और इस वीडियो को ना सभी तक शेयर करिएगा, क्योंकि ये जो है ना आपके एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। एग्जाम देने जाएंगे ना, लगभग क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाएंगे। चलिए ऑफ करते हैं।